वो तबलीगी जमात वाले होते हैं ना, वो जैसे अपना बयान शुरू करते कहते हैं मीठे मीठे भाई करीब करीब आ जाए, करीब करीब आ जाए, तो आप लोग भी थोड़ा करीब करीब आ जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के ऊपर ना लास्ट टाइम हमने बात की थी, हाइपरटेंशन के ऊपर की आगे की लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने ब्लड प्रेशर के ऊपर बात की थी, ठीक है, मैंने सारी अवेयरनेस सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। उसी का कंटिन्यूएशन है थोड़ा सा, कि मैंने कहा जो आगे जो है ना चीज़ें हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की किस तरह लिया जाता है, लास्ट मैसेज जो था हमारा वो यही था कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे लिया जाता है, उसके मैंने स्टेप्स बताए थे, किस तरह बैठना है, किस तरह हाथ की पोजीशन होनी चाहिए, और ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले क्या चीज़ें होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें मैं लास्ट टाइम इसकी आई हो आपको याद होगा। सेकंड थिंग लेके ब्लड प्रेशर की मैंने क्लासिफिकेशन भी बताई थी कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए आपका, क्लास 1 क्लास 2, कब ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। उसी का कंटिन्यूएशन है। मैंने देखा थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत क्या है कि जो कोमॉर्बिड्स के साथ पेशेंट होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए स्पेसिफिकली, कि जो पेशेंट आ रहे हैं गायनी की प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, शुगर की प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, या कोई और पेशेंट है एल्डरली पेशेंट है, उनका बीपी की क्या क्राइटेरिया है, उसको किस तरीके देखा जाए। तो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करेंगे। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर की वो डिफरेंट है, हम उसको फॉलो नहीं करते, उसमें हम AHA की क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जिसमें हम क्लास 2 में क्या था, जिसमें 140 और 90 को हम कह रहे थे। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन वही फॉलो करेंगे, बाकी चीजें जो हम इससे देखेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन अब जैसे थोड़ा सा वही मैंने लिया कि ग्लोबल चेंज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, 10.4 मिलियन डेथ में एनुअली हो रही हैं, और 218 मिलियन डिसेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है डिसेबिलिटी में जो हाइपरटेंशन के साथ होती है, वो होती है हेमरेजिक स्ट्रोक। कितने हम यहाँ पेशेंट देख चुके हैं, अपने कुछ जानने वालों को भी देख चुके हैं जो हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ आते हैं। उसकी एक कॉमन चीज क्या मिलती है, जितने भी लोग हम देखते हैं डॉक्टर साहब कल गोली खाना भूल गए, ये जुमला मैं हर जो हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ पेशेंट आता है, या तो उसको अनअवेयर होता है ब्लड प्रेशर के मेडिसिन से, तो उसको पता ही नहीं होता उसको बीपी है, या डॉक्टर साहब रात गोली खाना भूल गए थे। ये जुमला मैं यकीन करें मैं इतना ज्यादा सुनता हूँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली में जो भी बीपी की मेडिसिन लेता है कभी बीपी की मेडिसिन बंद नहीं होती। यहाँ पूछो डॉक्टर साहब कब कब दिखाना है, हाँ 1 महीने बाद दिखाना है, तो 1 महीने बाद आता है, 3 दिन पहले गोली बंद की होगी, अब दिखा रहा है फिर बीपी बढ़ा हुआ है। अब उसको बोलते भाई जब नेक्स्ट टाइम आपने ओपीडी में आना है तो गोली खा के आना, आज गोली खा के नहीं आया कि डॉक्टर साहब तो आप नई गोली बताएंगे मैंने खाई नहीं, अभी भी बढ़ा हुआ है, तो आपने सोचो पहले आपने 5/80 की दी थी, अब आप 10/60 कर दोगे। 3 दिन बाद वही पेशेंट यार में आया हुआ हाइपोटेंशन के साथ कि डॉक्टर साहब ने गोली दे दी बड़ी पावर की, उसे बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है, फिर वहाँ को फ्लूइड लगा रहा होगा, नॉर्मल से अटैच हो रहा होगा, और मास भाई हो तो एडमिट भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो है 1 in 4 men and 1 in 5 women had hypertension, major risk factor for target and organ damage। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, डबल द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क विद एवरी इंक्रीज ऑफ 20-10 मिलीमीटर मर्क्यूरी बाय ब्लड प्रेशर। अगर किसी का भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये सच। और सबसे खतरनाक बात है 70% पेशेंट फेल टू अचीव अ ब्लड प्रेशर कंट्रोल टारगेट। इसकी मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है इसकी कि 70% पेशेंट ब्लड प्रेशर अचीव नहीं कर पा रहे। पहला नॉन कंप्लायंस, ठीक है, नॉन कंप्लायंस। दूसरा रेजिस्टेंट डेवलप हो जाना। डॉक्टर साहब जब सर में दर्द होता है ना तो बीपी गोली खा लेता हूँ। डॉक्टर साहब सर में जब मुझे लगता है ना, मुझे लग जाता है डॉक्टर साहब, जब मुझे लग जाता है बीपी ज्यादा तो मैं बीपी गोली खाता हूँ। दिस इज द मेन रीजन कि उसका बीपी कंट्रोल ही नहीं हुआ कभी भी। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, हम सभी जितने भी लोग यहाँ माशाल्लाह बैठे हुए हैं, दे आर ऑल डीलिंग विद द हाइपरटेंशन। सब अपनी अपनी फील्ड में जो है हाइपरटेंशन को डील कर रहे होते हैं, तो इसमें ये कोई स्पेसिफिक कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज नहीं है, एवरीवन इज डीलिंग विद द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जनरल प्रैक्टिशनर सबसे ज्यादा एवरी थर्ड पर्सन ओवर द 45 इयर्स बीइंग हाइपरटेंसिव। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, हमने कहा रैंडमाइज आप चेक करके देख लें 3 लोगों का किसी का कोई भी उनका राजा इसको ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है, उन 3 में से 2 का पॉजिटिव आएगा। मैं एक लाइव इवेंट बता रहा हूँ, तो 2 लोग उठ के आ गए, मतलब बिल्कुल स्मार्ट थे, 2 का बीपी चेक किया, 2 लोगों का, उनमें से 1 का बीपी ज्यादा आया, कितना 140 से ज्यादा। तो ये इतनी ज्यादा एक अनअवेयर बात है। हम अपने हॉल में से भी देखें तो कितने लोगों का कभी बीपी नहीं रहता, लेकिन जब बीपी चेक करो वो चेक ही नहीं करते, एक डिक्लाइन फील्ड में होते हैं। और ओवरऑल अगर आप प्रेवलेंस देखें हाइपरटेंशन 34% से ज्यादा है। यकीन करें ये वो डाटा है जो पाकिस्तान का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम जितना भी डाटा जमा करने जाते हैं ना, हम हॉस्पिटल से जमा कर रहे होते हैं, हम अच्छी जगहों पे, कोई स्लम एरिया में नहीं जाता। आप ये कच्ची आबादी है वहाँ चले जाओ, मुझे बीपी की आपकी रीडिंग लेनी है, वो ओ भाई क्या फ्रॉड करने हैं, भगा देगा, वो चेक ही नहीं करने देगा। तो कितनी पॉपुलेशन हमारे ऐसी है जो बीपी चेक ही नहीं करती, ना वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। तो ये अगर डाटा आप देखें तो ये मैं तो समझता हूँ उससे ज्यादा डबल डाटा होगा जो रियल में मिलेगा। In Pakistan 50% of people with hypertension are diagnosed। 50% से जो लोग हैं जो कि डायग्नोज्ड हैं, वही वाली बात है कि मेरे साथ तो सिर्फ 70% पेशेंट होंगे जो कि अनडायग्नोज्ड होंगे। वो डाटा जमा करने के बाद ऑफ द पीपल डायग्नोज्ड ओनली 50% आर एवर ट्रीटेड।
ये और से ज़्यादा अलमिया की बात है कि एक चीज़ वो पता ही नहीं चल रही, ट्रीट नहीं हो रही, फिर उसका ऑप्टिमाइज भी नहीं आ रहा ना। कितने लोगों ने बीपी मेडिसिन खाने का, हाँ डॉक्टर साहब बीपी सही रह रहा है, नहीं सही रह रहा। दीज आर द सम फैक्टर्स। अब तक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने एक ईमेल की है ईएससी वालों को, एएचए वालों को, कि जो ये रिस्क फैक्टर जो है ना, इसके अंदर आप मोबाइल को भी डाल दें। ठीक है, सीधी बात है, लोग रात भर मोबाइल चला रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल खराब कर रहे हैं, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके अंदर मोबाइल फोन का ऐड होना चाहिए। तो मेरे दोनों मिल गया, हो सकता है अप्रूव हो जाए, तो हो सकता है नई गाइडलाइन में यहाँ पे मोबाइल फोन का भी नाम। एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, ये ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल कंटिन्यू, एक आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं, 3 घंटे गुजर गए, आप एक ही सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए हो, ना आपने उस दौरान पानी पिया, ना आपने यूरिन पास किया, कंटिन्यू आप स्टैक घंटे 3 घंटे में एक ही पोजीशन में बैठे हुए हो। तो ये मोबाइल फोन अब की जनरेशन में एक बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है, जो कि हमें जो है वो हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बाकी डिजीज का अगर आप देखें जेनेटिक फैक्टर, बिहेवियर फैक्टर, वो मुझे कहेंगे डॉक्टर साहब हमारे तो खानदान में आ गई है, खानदान में जेनेटिक बीमारी, ठीक है खानदान में इलाज है ना, खानदान में भी चीज़ आ रही है। अब जो लेटेस्ट हमारी एसी गाइडलाइन आई है, फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, जो कोलेस्ट्रॉल की जिनको बीमारी होती है, मैंने पहले ही बात बताई थी, कितनी एज में आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है पेशेंट का, जिनको खानदान में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो बताएगा, मैंने पहले बताई ये बात। हाँ भाई बताई थी ना, कोई हुई भी वहां नहीं है जिसको मैंने बताई। 2 ईयर, 2 साल की एज से आपने अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है अपने बच्चों का। अगर माँ बाप दोनों फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जो कि नेक्स्ट जीन में आएगा ही आएगा। अगर कोई फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया का पेशेंट है, तो उसके बच्चे जो हैं उसका कितनी एज से आपने चेकअप कराना है? 2 साल। 2 ईयर, कैन यू बिलीव इट? क्यों? कि भाई उसकी जीन में आएगा ही आएगा, और अगर आप 2 साल की एज से उसको बचा के रखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट फ्यूचर में उसको बचा रहेगा बच्चा। वही होता है ना कि आज का 25 साल को हम इसी अस्पताल में 2 21 साल के लड़के एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं बता रहा मैं रियल बता रहा हूँ। इसी हॉस्पिटल में हमने 2 21 साल के लड़कों की एंजियोप्लास्टी की। वो क्या फैक्टर था? वो ये फैक्टर था, एक जेनेटिक फैक्टर था और एक बाई चेंज होकर था। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। स्ट्रेस का बहुत बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, स्ट्रेस रहेगा तो आपको सारी चीजें आपकी डिरेंज रहेंगी, मेडिसिन भी सही नहीं लेंगे और चीजें ठीक नहीं रहेंगी। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को ज्यादा पता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब इससे होता क्या है, ये जो हमारी मेन बात की ना आज की करने की, हाइपरटेंशन से प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो, आई में माइक्रोवेस्कुलर रिमॉडलिंग आएगी, हाइपरटेंशन एटोपिनिया आएगी, ब्रेन में सारे माइक्रोब्लीड, ब्रेन एट्रोफी, लार्ज एंड मीडियम वेसल एथेरोस्क्लेरोसिस, माइक्रो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, किडनी में सारी प्रॉब्लम आएगी, जीएफआर खराब होगा, हार्ट में एलवीएच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलवीएच मिलती है। मैं एक पेशेंट जो मिलते हैं ना, जो कंटिन्यू हाइपरटेंसिव रहते हैं, जो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, तो मैं इनको करके देखता हूँ तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी उनको मिल रही होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आपको रहेगा तो क्या होगा, एंड ऑर्गन आपका डैमेज होगा उससे। तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक पेशेंट आया है जिसको आपने देखा कि कंटिन्यूस का बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसका बाकी वर्कअप भी करके देखें कि भाई इसका बाकी वर्कअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि इतना कंटिन्यूस का बीपी ज्यादा रह रहा है, तो उसको आप वर्कअप करके देखें। ठीक है, क्या इसका साबुन स्लो हो गया क्या? देखो पिछली वाली स्लाइड। अच्छा, अब ये है कि sufficiently high cardiovascular condition that warrant blood pressure lowering treatment among adults with elevated blood pressure। अब हमने जो बात की कि पेशेंट है ब्लड प्रेशर का मरीज है, पहले उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब में, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं, ये हमने पिछले में बात की थी कि पहले आप वो भी बीपी का पेशेंट आएगा उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चांस देंगे, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको फौरन आपने बीपी लोडिंग मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जिनको ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या हार्ट फेलियर है। सेकंड थिंग ये कि जिनको सीकेडी का प्रॉब्लम है या एंड ऑर्गन डैमेज ऑलरेडी हो रहा है, डायबिटीज या फैमिली हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, ये वो कंडीशन है स्पेसिफिक कि अगर ये किसी पेशेंट को है तो उसमें आपने एक तो ऑप्टिमम बीपी रखना है क्योंकि उसमें हाई रिस्क का चांस है। सेकंड चीज उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अपनी मेडिकेशन भी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, मेडिकेशन उसने रोकनी नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला जाएगा। यार ये क्यों अटक रहा है? अच्छा, अब ये आ गया कि एक यंग अडल्ट है ना, ये मैंने लास्ट में बताया था, सिर्फ ऐसी डाली कि यंग अडल्ट है जो कि 40 इयर्स का है, adult with diagnosed hypertension before the 40 except for obese young and there is recommended to start with obstructive sleep apnea। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बंदा जो 40 साल की एज से पहले है आपके पास आया है, एक हिडन चीज जो मिस कर दे, ये स्पेसिफिक मैंने ये स्लाइड डाली है, उसे ओएसए तो नहीं है, उसे पूछो, उसके हस्बैंड से पूछो, उसकी वाइफ से पूछो कि भाई आपने भी जो पार्टनर जो ब्लड प्रेशर ये खराटे तो नहीं लेता रात में,
ये एक इतना हिडन फैक्टर है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आप एंटी डायबिटिक 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, काम ही नहीं, क्यों? उसको ओएसए हो रहा है। ओएसए वाले पेशेंट को बीपी कंट्रोल नहीं हो, आप ओएसए पे काम करो, उसको उससे बोलो कि यार थोड़ा सा अपना वेट कम करो, ठीक है, या सीपीएप की मशीन ले लो, बीपी खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। तो मेन बात हाइपरटेंशन ट्रीट करने की, आपने कॉज को ट्रीट करना है, ना कि उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब एक पेशेंट है प्रेगनेंसी में आया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, उसमें क्या फर्क है? 20 वीक से पहले 20 वीक से बाद, ये हमें सबको पता है। अब इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को 140 से ज्यादा आ रहा है और ये 90 से ज्यादा आ रहा है, वुमेन विद गेस्टेशनल हाइपरटेंशन स्टार्टिंग ड्रग ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर दोस कंफर्म सिस्टोलिक में 140। एक पेशेंट है जो कि 140 90 से वो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है या प्रेगनेंसी स्टेज में, एंटी हाइपरटेंसिव उसको देनी ही देनी है, स्किप नहीं करनी, उसको आपने एंटी हाइपरटेंसिव जरूर देनी है। सेकेंडली, अब प्रेग्नेंट वुमन आ गई है विद क्रोनिक हाइपरटेंशन, स्टार्टिंग ड्रग ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर दोस कंफर्म 140 से 90 ज्यादा ड्रग स्टार्ट कर दोगे। और जो पेशेंट है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ है, लोअर बीपी उसका रखना है कितना है आपने? 140 90 से कम रखना है, लेकिन 80 से कम नहीं रखना, ठीक है। सेकेंडली, ये कौन सी प्रेफर मेडिकेशन देंगे हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, उसको लेप्टोलॉल देंगे, मिथाइल डोपा देंगे, ये फर्स्ट लाइन बीपी लोअरिंग मेडिकेशन है फॉर ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे सेफ कौन सी रहती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहती है ना। आप कोई भी पेशेंट है ना, मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ ऐसी पेशेंट है जो यंग एज है, जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है, या जिसके भी एक बच्चा 2 और बच्चों का प्लान कर, उसको आप सेफ साइड में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही दो, ठीक है। उसमें क्या रहेगा? वो सेफ रहेगी पेशेंट, और वो और बीच में उसकी प्रेगनेंसी हो जाता है। बात है ना कि प्रेगनेंसी का टेस्ट आदमी 1.5-2 महीने बाद कराता है, तो उसमें फर्स्ट जो 4 वीक्स होते हैं गुजर जाते हैं, फिर आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन डेवलपमेंट कॉम्प्लिकेशन, रीनल प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। और ऑब्स्टेट्रियन लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंडेड। आप ऑब्स्टेट्रियन से पूछ लें कि भाई वो खातून क्या एक्सरसाइज कर सकती हैं, लो टू मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज कर सकती हैं, क्यों? कि डायरेक्टली ऐसा रिस्क ना हो, पोजीशन नीचे ना हो, ये लोग सारी चीजें बेहतर ज्यादा जानते हैं, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 या 110 से ज्यादा है, कैन इंडिकेट इमरजेंसी एंड इमीडिएट हॉस्पिटल शुड बी कंसीडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आपकी ओपीडी में पेशेंट आती है जो 160 110 से ज्यादा है, आपने कहा भाई देखो आपने एडमिट होना है, आपने एडमिट होना है। वो कहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं तो सही करें, नहीं, मेरी तरफ से एडमिट है, क्योंकि वो कल को आएगी प्रीक्लेम्सिया के साथ आपके लिए होगी, डॉक्टर साहब को दिखाया था, आपके भाई मेरी तरफ से एडमिशन है, नहीं होती उसको ऊपर नामा लिखिए, क्लियर कट। आपको ओपीडी में आए, ईआर में आए, प्रेग्नेंट लेडी है, 160 से 110 ज्यादा है, आपने क्या करना है? उसको भाई आपने एडमिट होना है, हम आपका बीपी लोअर करेंगे, एकदम से लोअर नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, यू शुड नीड टू बी एडमिशन, वरना आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया? रास ब्लॉकर आर नॉट रिकमेंड, कोई भी किस्म की एस इनहिबिटर्स, एआरबीज, रेनिन ब्लॉकर ये नहीं देनी होती। ये कॉमन वो दवाइयां हैं जो कि हमारे ज्यादातर याद होती है ना हमें लिखने के लिए, ये ज्यादातर वो दवाइयों में ऐड होती है, वेलसार्टन, एआरबीज वगैरह, तो ये आपने नहीं देनी है, ठीक है। मैग्नेट हाइपरटेंशन हु आर ओल्ड ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अगर 85 से कम है, हमारे वो बुढ़ा बाबा हो गया बस उसका तो गुजारा है, उसका क्या करना है, नहीं। 85 से अगर पेशेंट कम है तो उसको आप वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे एक नॉर्मल पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हो, और 85 से कम है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कि उसको ट्रीट करने का फायदा क्या होगा कि आपको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क कम होगा 85 से कम वाले बंदे को। लेकिन अगर कोई 85 से ज्यादा का बंदा है तो उसको आप बीपी मैनेज करो, लेकिन उसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क कम नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करो ना करो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज को 85 को अपने ट्रिपल कॉम्बिनेशन में एंटी हाइपरटेंशन नहीं, मुझे तो उसका बीपी बिल्कुल सही चाहिए, वो सडनली हाइपरटेंशन के साथ आ जाएगा, वो आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। हाइपरटेंशन से बंदा फौरन कोई नहीं मरता, लेकिन हाइपोटेंशन से मर जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया से बंदा फौरन फड़क जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया से बंदा नहीं मरता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम देखते हैं काफी ओल्ड एज के पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। ये मैंने बात बता दी है। मैनेज हाइपर पेशेंट विद ऑर्थोस्टेटिक हाइपर, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अलमिया है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर नहीं जा रहे, मैं सीटी स्कैन भी करा चुका हूँ, एमआरआई भी करा चुका हूँ। ये मैं रियल वाक्य अपनी ओपीडी का बता रहा हूँ, पिछले महीने का सीटी स्कैन भी करा चुका हूँ, एमआरआई भी करा चुका हूँ, मेरे चक्कर नहीं जा रहे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे मेडिसिन दिखाएं, वालेकुम सलाम, मैंने कहा अच्छा आप मुझे मेडिसिन दिखाएं, मेडिसिन क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब वो 2 किस्म की अल्फा ब्लॉकर अलग अलग नामों से लेता था। एक डॉक्टर के पास गया, प्रोफेसर उसने दवाई लिख दी, इसके बाद रसनी लिख दी, उस बेचारे को पता ही नहीं कि ये दोनों एक ही दवाइयां और मैं इतनी हाई डोज में ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप ये 2 दवाइयां खा रहे हैं और ये प्रोस्टेट की दवाइयां 2 अलग नाम से आप खा रहे हैं, ये आपके लिए नुकसान है, 2 नहीं लेनी, एक लेनी। सिर्फ दवाई बंद की, वो बेहतर हो गया पेशेंट। दूसरा पेशेंट क्या होता है कि हमारे पेशेंट जो होते हैं कार्डियक पेशेंट, वो नाइट्रोग्लिसरीन भी ले रहे होते हैं, साथ में उसको अल्फा ब्लॉकर भी देते हैं, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन आती है। कोई भी पेशेंट आए जो आपको बोले
कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है तो उसको आप मेडिसिन देखो सबसे पहले। ये जो चक्कर की आती है, चक्कर आपके पास तो बहुत ज्यादा आते हैं चक्कर, उसको पहले आप मेडिसिन देखो कि मेडिसिन की वजह से तो नहीं आ रहे हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से नहीं आ रहे, बाकी चीजें तो वरना उसको वो सल्फ भी चल रही थी, इलेक्ट्रोटनल पता नहीं क्या क्या चल रहा था उसको। तो कॉज पकड़ना बहुत जरूरी। बिफोर स्टार्टिंग or interest in BP lowering medication is recommended to test for orthostatic hypertension by first having the patient lie for 5 minutes and measuring BP। ये सबसे पहले आप देख लें, उसके बाद फिर आप पेशेंट का स्टार्ट करें। डायबिटीज वाला पेशेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ऑप्टिमम हमें बीपी रखना पड़ता है डायबिटीज पेशेंट में। क्यों कि डायबिटीज पेशेंट में मैक्रोएल्बुमिन यूरिया स्टार्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन होती है और पेशेंट खराब होता है। कोई भी पेशेंट इसको डायबिटीज है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन रूल आउट करने के लिए, डायबिटीज में सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या होती है वैसे डायबिटीज वाले को? रेटिनोपैथी होती है, ठीक है, मैक्रोएल्बुमिन यूरिया, ये वो चीजें जो पेशेंट को पता ही नहीं होती, ठीक है, ये वो चीजें जो पेशेंट को पता ही नहीं होती। तो मैक्रोबिल एमिल यूरिया आप करा के देखें, अगर मैक्रो एल्बुमिन यूरिया पेशेंट को आ रहा है, हम क्या करते हैं सिर्फ क्रिएटिनिन देखते रहते हैं ना, अगर मैक्रो एल्बुमिन यूरिया आ रहा है तो आपने क्या देना है, ACE-ARBs देनी है, पेशेंट को ACE-ARBs देनी है, जिससे क्या होगा आपका प्री लोड आफ्टर लोड कम होगा, ठीक है, एफरेंट आर्टरी डायलेट होगी, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा आपका मैक्रो एल्बुमिन यूरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटीज है तो उसका बीपी आपने 130/80 पे भी ट्रीट करना है। 130/80 पे नॉर्मली हम ट्रीट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर डायबिटीज पेशेंट है तो मोर देन 130/80 पे पेशेंट को हमने ट्रीट करना है। सीकेडी का पेशेंट है, हमारे पास भी यहाँ बहुत सारे सीकेडी के पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ये चीज खराब हो रही है। प्रॉब्लम यही आती है कि उसके अंदर भी अगर 130/80 से ज्यादा जा रहा है तो आपने बीपी को ट्रीट करना ही करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 130/80 जाता है इन एडल्ट विद मॉडरेट टू सीवियर सीड हु आर रिसीविंग बीपी लोडिंग ड्रग्स एंड हु हैव GFR 30 से ज्यादा है, टू टारगेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 129 तक रखेंगे। इंडिविजुअल बीपी रिकमेंडेड फॉर लोअर GFR और रीनल इन्फ्लेमेशन। सेकंड थिंग क्या है कि अगर कोई पेशेंट है सीकेडी का इसका 20 से ज्यादा आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है SGLT2 इनहिबिटर एम्पाफेज, ठीक है, देखो स्माइल आई वहां पे एम्पाफेज के नाम पे। LCL2 इनहिबिटर का बहुत रोल है, क्या वो करता है, हमारा वॉल्यूम भी कम करता है, शुगर कंट्रोल करता है, LV रिमॉडलिंग कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सीकेडी का मरीज है उसको आपने SGLT2 इनहिबिटर भी देनी है ताकि वो उसका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाए, उसकी किडनी भी खराब ना हो। LV रिमॉडलिंग, जो LV रिमॉडलिंग कैसे होती है, LV रिमॉडलिंग का क्या मतलब है, एक पेशेंट का EF डाउन है, आज से पहले कोई दवाई ऐसी नहीं थी जो EF इंप्रूव कर सकती है, ये वाहिद दवाई आई है जो कि EF को इंप्रूव करती है। कैसे करती है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, सुफियान को तो याद है, मुझे लग रहा है सुफियान को याद है, भूल गया, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, ये आपके हार्ट के मसल को बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाती है, जिससे क्या होता है LV रिमॉडलिंग होती है। पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सब कुछ थक गए। वही बात, हमारी वाली बात आ गई, वो कार्डियक पेशेंट है ना, तो उसके लिए आपने ACE-ARBs के साथ साथ ज्यादा अच्छा रहता है कि उसका अंजाइना भी इंप्रूव हो। अंजाइना इंप्रूव के लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी साथ में देते हैं ना पेशेंट को। तो इस पूरी स्ट्रैगलाइन में ये बात है कि ACE इनहिबिटर दे रहे हैं, हम ARBs दे रहे हैं, SGLT2 इनहिबिटर दे रहे हैं, लेकिन आपने बीटा ब्लॉकर भी साथ में स्टार्ट कर देनी ताकि पेशेंट का जो है वो बीपी भी सही रहे और उसका जो है वो अंजाइना के सिम्टम्स भी ना आए, ठीक है। बीपी लोअरिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक एंड कंप्रोमाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट इज क्रोनिक सैलिवस टू डिजीज कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। बीपी लोअरिंग ड्रग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंट रिकरेंट स्ट्रोक शुड बी कंबाइंड RAS ब्लॉकर प्लस कैन ब्लॉकर थायराइड डायबिटीज देंगे। इन पेशेंट विद कंफर्म 130 आता है हिस्ट्री ऑफ TIA स्ट्रोक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टारगेट इतना होना चाहिए, रिकमेंड रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर आउटकम बिफोर ट्रीटमेंट इज टॉलरेटेड, ठीक है। और कोई रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन के साथ है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई आप देखें पेशेंट है कि जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा तो उसका रीनोवैस्कुलर आप आउटकम देखें कि इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है। रीनल आर्टरी स्टंटिंग के बाद जो है जब स्टंट लगा देते हैं वो चीज बेहतर हो जाती है। अब एक देखो ना, एक ब्लड आपकी किडनी को पहुंच नहीं रहा, वो क्या समझ रही है कि ब्लड बहुत लो है, वो बीपी बढ़ाई जाएगी बढ़ाई जाएगी बढ़ाई जाएगी, क्यों, उसको ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, उसको लग रहा है हाइपोटेंशन है, वो सारे टेंशन के लिए RAS को इनहिबिट करेगी, एंजियोटेंसिन 1 को बढ़ाएगी, और जबकि प्रॉब्लम क्या है कि उसकी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हुई है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी आपका पेशेंट ऐसा मिले कि यार इसको तो बीपी कंट्रोल नहीं हो, तो आप सोचो कि इसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, कहीं से रीनल आर्टरी एंजियोप्लास्टी की जरूरत तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमारी मैडम भी बैठी हैं, इंट्रासेल्युलर हेमरेज और एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है। क्यों कि जो पेशेंट आपके पास इस्केमिक स्ट्रोक TIA के साथ है, जब उसकी छुट्टी हो रही है ना तो आपने उससे बिफोर डिस्चार्ज एंटी हाइपरटेंशन स्टार्ट करनी थी। एक तो ये बात पॉइंट हो गया, लेकिन नॉर्मली हम बीपी लोअर नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन में हमने बीपी लोअर करना होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस्केमिक स्ट्रोक की, कि दिमाग का खून रुक गया है, उसमें किन कंडीशन में हमने बीपी कंट्रोल करना है। पहली बात क्या की, बीपी कंट्रोल
नहीं करना। इस्केमिक स्ट्रोक में बीपी कंट्रोल नहीं करना। लेकिन किन कंडीशन में करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन क्या है, हु आर एलिजिबल फॉर रीपरफ्यूजन थेरेपी, मतलब जिसको हमने टीपीए देना है उस पेशेंट को, हमारी बात हो गई है टीपीए के लिए, है ना, और अब हो गई बात, वो दिलवाएंगे 180 और 105 से बीपी कम रखना है हमने। जिस पेशेंट को टीपीए देना है उसका बीपी कितना कम करना है, 180 और बाय 105, इससे कम करना है, फिर आप टीपीए लगाओगे, इससे बड़े पे नहीं लगाओगे। पहली इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन, इन पेशेंट में इस्केमिक स्ट्रोक नॉट रिस्पॉन्सिबल थेरेपी एंड बीपी 220/110, अगर पेशेंट का 220 से भी ऊपर चला गया है उस वक्त इसको ट्रीट करना है। क्यों कि वो इस्केमिक स्ट्रोक हेमरेजिक में कन्वर्ट ना हो जाए, वो इस्केमिक स्ट्रोक हेमरेज में कन्वर्ट ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट क्या था कि अगर टीपीए देना है तो बीपी कम करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर 220/110, और ये नहीं कि एकदम रीडिंग आ गई, वो हाथ मुड़ा हुआ था उसका बीपी कर लिया 220, बीपी कम करना शुरू नहीं। आप 2-3 रीडिंग लेके देखें कि वाकई में 220 से ज्यादा जा रहा है नहीं जा रहा। तीसरा पॉइंट, इन पेशेंट विद इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इमीडिएट बीपी लोअरिंग विद इन 6 आवर्स ऑफ सिम्पटम्स should be considered systolic target 140 to 160। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट हेमाटोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक सीटी किया उसमें हेमरेजिक आ गया, अब आपने बीपी कंट्रोल करना है। इस्कीमिया में नहीं करना, हेमरेज में करना है। इस्कीमिया में 3 कंडीशन इसमें करना है, टीपीए है तो है, 220 से ज्यादा है तो है, और अगर वो ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। और इस हेमरेज वाले में आपने बीपी कंट्रोल नहीं करना। क्लास 3 इंडिकेशन क्या है, क्लास 3 का मतलब क्या होता है, रेड रंग में, ये काम नहीं करना। In patient with intracellular hemorrhage present in systolic 220 से ज्यादा है and acute reduction systolic BP greater than 70 mm from initial level within 1 hour of compliance, treating is not recommended। हमने आया वो बीपी बढ़ा तो उसको लेकर चढ़ा दिया लेविटोलॉल की, डायरेक्ट भी बीपी लोअर करना नहीं भाई, वो बीपी लोअर आपने नहीं करना, वो उसके नुकसान देगा। आहिस्ता 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 स्लो करके आपने बीपी लोअरिंग करनी है, एकदम एग्रेसिव बीपी लोअर नहीं करना। एक बात अब आगे एक्यूट इस्कीमिया में फौरी तौर पर बीपी कंट्रोल क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे ना, नहीं पूछे ना। हाँ भाई क्यों नहीं करते, मैडम का सवाल बहुत अच्छा है, हमारी न्यूरोलॉजी बैठी है। हाँ भाई क्यों नहीं करते, बिल्कुल वेरी गुड। और हाँ भाई ऐड करें पॉइंट। पेनम्ब्रा होता है जो कि इस्कीमिया, इस्केमिक ब्रेन के अराउंड का एरिया होता है, उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं और वो मतलब परमानेंट इस्कीमिया में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप फौरी तौर पे बीपी को कंट्रोल करते हैं। अब आ जाओ, अगर हाइपरटेंशन का ही है, ठीक है। अब अगर हाइपरटेंशन के साथ प्रेगनेंसी और प्री क्लेम्सिया के साथ पेशेंट आ गई है, प्री क्लेम्सिया वाली, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हाइपरटेंशन के साथ आपने लेविटोलॉल देना है, निकार्डिफिन या मैग्नीशियम रिकमेंडेड होता है। इन प्री क्लेम्सिया के एसिड विद पल्मोनरी एडेमा नाइट्रोग्लिसरिन गिवन एज एन हाइड्रोजन रिकमेंडेड। अगर पांच दफा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तरफ चला जाता है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, मतलब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा आ रहा है या उसको कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो उसमें आपने नाइट्रोग्लिसरिन देना है, वरना ज्यादा बेहतर क्या है कि आपने लेविटोलॉल देना है। लेकिन पेशेंट के कभी भी चेस्ट में क्रैम्प्स होंगे तो लेविटोलॉल नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर कभी भी पल्मोनरी डिजीज में हम नहीं देते। इन सीवियर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी डायरेक्टली लाइबिलेविटोलॉल, ओरल मिथाइलोपा, ओरल नेगेटिव रिकमेंडेड, इंट्रावेनस सेकंड ऑप्शन। हाइड्रोजन सेकंड ऑप्शन होता है, ज्यादा बेहतर है कि आप लेविटोलॉल पे रखें। बीटा ब्लॉकर डॉक्टर स्पाजम में नहीं देते, अगर वीज आएगा तो नहीं देंगे, वीजेस अगर होंगी तो बिल्कुल ठीक है। और अच्छा ये मैंने एक डायग्राम बनाई है रीनोवैस्कुलर की कि क्या क्या सिम्टम्स अगर आपको आ रहे होंगे पेशेंट के, तो आप सोचोगे रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हो रही है और उसके आपने रीनल डॉप्लर अल्ट्रासाउंड कराना है। ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं, ये आप लोगों को डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही वाली बात आ गई ऑब्स्टेट्रिक स्लीप एपनिया और आपने उसको एआरबी या एज दिया और उसका क्रिएटिनिन खराब हो गया, देन थिंक फर्स्ट कि आपको रीनोवैस्कुलर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट दिस पेशेंट नीड्स कैट एडमिशन एंड रीनल डॉपलर, रीनल आर्टरी डॉपलर स्कैन। सेकंड थिंग ये कि मैंने ऑब्सेसिव एपनिया की बात की कि पेशेंट को किसी को भी ऑब्सेसिव एपनिया है, उसके ये सारे साइन आएंगे, स्नोरिंग करेगा, नेक सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा, रेस्टलेस होगा, ओबेसिटी होगी, तो आपने उसको डायग्नोज करना है पोलिसोनोग्राफी के जरिए, वेट लॉस करना है और उसको आपने ट्रीट करना है उसका कॉज, ठीक है। ये वही वाला चार्ट बस मैंने एक अच्छा लग रहा था मुझे, चार्ट में से डाला है कि आपने इनिशियल देखना है कि बीपी कहाँ का रखना है, कहाँ आपने ट्रीट करना है और कहाँ आपने देखना है कि इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वही चार्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था। पेशेंट स्टैंडर्ड केयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक पेशेंट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाद लोग फैमिली इशूज़ की वजह से इतने परेशान होते हैं, बीपी कंट्रोल नहीं होता। सेल्फ केयर करना, भाई अपना ख्याल ही नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, अपना खुद ख्याल नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे, डॉक्टर के पास सही नहीं जा रहे, सब चीज़ें करेंगे तो आप जो है वो इस तरह जंप करते हुए हैप्पीली तस्वीर खिंचवाएंगे, ठीक है। 5 डायमेंशनल एडेरेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सिस्टम के साथ होना चाहिए। सोशल फैक्टर, आप दवाई तो लिख के दे रहे हैं, इतनी महंगी दवाई लिख के दे दो बेचारा खरीद नहीं सकता,
भाई वो खाएगा ही नहीं, आपका रीजन तो वहीं का जीरो और जीरो रहेगा ना, ठीक है। थेरापी रिलेटेड फैक्टर्स, ये थेरापी इसको फिजिबल है या नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपने बता दी जो पेशेंट सूटेबल ही नहीं करता, उसके बिलीव देखने पड़ते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी हमारे पास भाई आए हैं लोडोपिन वी लेके, प्राइमरी आई है, नीचे प्राइमरी आई है, तो अभी दो में नीचे जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत अच्छा आपने वो किया।